हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे प्यारे से प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू लिटिल चैंप पर। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट और फिजिक्स मेंटर आलोक चौबे। तो बच्चा लोग, हम लोगों ने एक चीट सीट नामक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें सिर्फ 20 मिनट में पूरे चैप्टर को कवर कर रहे थे। तो चलिए, टाइम कम है क्योंकि सिर्फ 20 मिनट है और आज इस 20 मिनट में हम अपना एक चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। और बच्चा लोग, कंप्लीट चैप्टर होगा तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है? फिलहाल मुझे देखो, मैं कहां पर खड़ा हूं। ये ऊपर हेडिंग दिखाई दे रही है, क्या लिखा है सर? व्हाट इज मोशन। और मैं इस व्हाट इज मोशन के नीचे खड़ा हूं। टाइम बीत रहा है, आप अपने घड़ी के क्लॉक को देखो। वहां पर घड़ी के क्लॉक नहीं, घड़ी के कांटे को देखो बच्चा लोग। तो कांटा गोल 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 मूव कर रहा है, पर मेरी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब है मैं समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं। इट मींस सर इज इन रेस्ट। और अब देखो, अब देखो, सर की पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे जैसे आपके घड़ी के कांटे में मूवमेंट दिखाई दे रहा है, वो गोल गोल घूम रहा है, जो सर की पोजीशन है वो भी चेंज हो रही है। यहां पर थे, यहां पर थे, यहां चले गए, अब वो कंटिन्यूअसली मोशन कर रहे हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि टाइम के साथ अपनी पोजीशन बदलता है, हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे बच्चा लोग, यहां पर ये एक बॉल है, ये एक बॉल है जो कि पॉइंट ए पर है, आपको दिखाई दे रही है, पॉइंट ए पर है। मैंने क्या किया, इसमें धक्का दिया, या मैंने कहा मैं जादू करता हूं इसमें, और अब मैं इसको अपनी तरफ बुला रहा हूं, आजा। ये देखो आ गई। एक बार बोलने पर ही आ गई यार, ये तो बड़ी ओबीडियंट है। तो भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये जो बॉल है मूव करके आ गई, यानी इस बॉल की पोजीशन में चेंज हुआ। इट मींस ये जो बॉल है वो मोशन में है। तो हम कहेंगे मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आसपास के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम कहेंगे वो मोशन में। अच्छा, आपको पता कैसे चला कि ये मोशन में है? क्योंकि आपने देखा बॉल जो है इस हेडिंग के नीचे थी और अब ये बॉल यहां आ गई है, यहां पर कोई हेडिंग नहीं है, यहां पर तो पीडब्ल्यू का सिंबल है। इसका मतलब इसकी पोजीशन चेंज हुई। पर अगर पूरा ही जो बोर्ड है वो ब्लैक होता तो आपको तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि सब जगह ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो जो बॉल है मोशन कर रही है। इसका मतलब हमको पीछे आसपास देखना पड़ता है, सराउंडिंग में। सिंपल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करिए तो हम कहेंगे वो मोशन में। अब मोशन की बात करें बच्चा, तो मोशन कई प्रकार के होते हैं। जैसे यहां पर देखो, एक बच्चा है जो कि साइकिल चला रहा है स्ट्रेट पाथ में। एक बच्चा साइकिल चला रहा है स्ट्रेट पाथ में, तो हम इस बच्चे के मोशन को क्या बोलेंगे? हम इस बच्चे के मोशन को बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है बच्चा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है बच्चा, ये रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है? ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सिंगल रेखा में या सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में ये मोशन कर रहा है। ये सीधी रेखा में मोशन कर रहा है। यहां पर देखो, ये क्या है? ये एक पेंडुलम है, ये एक सिंपल पेंडुलम है बच्चा। और जरा ध्यान से आप इसके मोशन को देखो, क्या हो रहा है। ये जो आपकी पेंडुलम है वो एक बार कहां जाती है? इस पॉइंट पर जाती है, फिर वापस यहां पर आती है और फिर इधर एक पॉइंट पर जाती है। यानी तीन पॉइंट बना दिए मैंने, ए बी सी। एक बार वो ए से आती है, ए से कहां जाती है? सी पर जाती है, फिर वो सी से स्टार्ट होकर अगेन कहां पर जाती है? बी पर जाती है, फिर वापस बी से सी, सी से ए। यानी ये अपने मोशन को क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। ये अपने मोशन को बच्चा रिपीट कर रही है। और जरा ध्यान से देखो तो एक फिक्स्ड टाइम के अंदर, ये अपने मोशन को एक फिक्स्ड टाइम के अंदर रिपीट कर रही है। आप टाइम देखो, यहां पर है, एक फिक्स टाइम बाद ए पर गई, वापस बी पर आई, फिक्स टाइम बाद वापस ए पर, फिर बी पर, और कंटिन्यूअसली ये अपने मोशन को रिपीट करती जा रही है और फिक्स टाइम के अंदर। तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहते हैं बच्चा? इस प्रकार के मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। एक ऐसा मोशन जो कि अपने आप को रिपीट करता है एक फिक्स इंटरवल के अंदर, उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा टाइप ऑफ मोशन हो गया। फिर यहां पर जरा ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो रहा है? बच्चे झूला झूल रहे हैं, और कहां झूला झूल रहे हैं? तो एक सर्कुलर पाथ में झूला झूल रहे हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो हम कहेंगे वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ मोशन है, जैसे मोशन है स्ट्रेट लाइन, पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे भी बहुत सारे मोशन होते हैं। चलिए चलो, ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई। अब स्लो और फास्ट क्या होता है? स्लो और फास्ट का मतलब क्या है? कैसे पता चलेगा स्लो और फास्ट? तो सिंपल सी बात है भाई, दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस होगी, कुछ ना कुछ दूरी होगी।
आप और मैं, हम लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं। दिल्ली से हमको जाना है मुंबई। चलिए, अब भाई जो जल्दी पहुंचेगा हम कहेंगे कि वो फास्ट है, और जो देरी से पहुंचेगा हम कहेंगे वो स्लो है। बिल्कुल यही लॉजिकल आंसर होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, और कौन स्लो है कौन फास्ट है पता कैसे चलेगा? तो जो जल्दी पहुंच जाएगा हम कहेंगे वो फास्ट है, और जो लेट पहुंचेगा हम कहेंगे वो स्लो है। इसका मतलब सेम डिस्टेंस जो कम समय में कवर कर रहा है वो फास्ट है, सेम डिस्टेंस जो ज्यादा समय में कवर कर रहा है वो स्लो है। और इससे रिलेटेड एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है जो कि अक्सर आप लोगों ने सुनी होगी, एक कछुए और खरगोश की स्टोरी। चलिए उस स्टोरी को मैं एक बार आप लोगों को सुना देता हूं अच्छे से। एक बार भाई जंगल में हुआ यूं कि कछुए और खरगोश में ये बहस हो गई कि कौन ज्यादा फास्ट है। तो उन लोगों ने कहा कि चलो हम लोग रेस करते हैं, और जो पहले रेस जीतेगा या फिर इस स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट करके फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करेगा वो फास्ट होगा। तो ये भैया रेस पक्की हो गई। अब इन लोगों ने यहां से स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट किया रेस को, और देखा तो जो आपका खरगोश है वो सबसे पहले एंडिंग लाइन पर पहुंच गया। तो देखो सेम डिस्टेंस थी, पर इस खरगोश को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कम लगा है। टाइम टेकन जो है, टाइम टेकन क्या है, लेस है। इसको कम समय लगा। इसको क्या लग रहा है बच्चा, टाइम टेकन मोर है, ज्यादा समय लग रहा है। तो सेम ऑब्जेक्ट को अगर कोई चीज ज्यादा समय में कवर कर रही है तो हम कहेंगे वो स्लो है, और दूसरा जो कि सेम डिस्टेंस को कम समय में कवर कर रहा है हम कहेंगे वो फास्ट है। तो भाई ये जो कछुआ है, कछुआ इज स्लो एंड दिस खरगोश इज फास्ट। समझ में आ गया स्लो और फास्ट का कॉन्सेप्ट? आप लोगों ने देखा होगा, आप देख रहे हैं रोड पर एक कार है, एक बस है, एक बाइक है। जो तेजी से निकल गए आपके सामने से आप कहेंगे वो फास्ट है, और जो धीरे 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 निकल रहे हैं वो स्लो है। अच्छा चलो एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ, एक कार है और एक साइकिल पे एक व्यक्ति है। कार चल रही है और एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है, कौन ज्यादा फास्ट होगा? और कार चल रही है, ऐसा नहीं है कि कार रुकी हुई है, कार चल रही है और एक बंदा है जो कि साइकिल चला रहा है, कौन ज्यादा फास्ट होगा? जल्दी जल्दी फटाफट आंसर बताओ। It is in the common experience that the motion of some object is slow while that of some object is fast. बिल्कुल हमको पता है। कैसे पता है? जो कम समय ले रहा है वो फास्ट, जो ज्यादा समय ले रहा है वो स्लो। चलो अब हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होता है बच्चा? तो स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, S इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। तो जो स्पीड की यूनिट होगी वो हो जाएगी मीटर पर सेकंड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी एक सेकंड में ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करेगा उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। एक सेकंड में कवर की गई डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। और हमारे व्हीकल्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जो कि हमारे व्हीकल की स्पीड को मेजर करते हैं, जिसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। इसे बच्चा हम स्पीडोमीटर कहते हैं, और ये हमारे व्हीकल की स्पीड को मेजर करता है। अब देखिए स्पीड का मतलब क्या है, जैसे अगर मैंने बोल दिया कि एक कार है जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, इसका मतलब वो कार हर घंटे 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। मैंने बोला एक कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब वो जो कार है 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है एक घंटे में। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई स्पीड क्या होता है? चलो अब जो मोशन होता है दो प्रकार का होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। कोई ऑब्जेक्ट जो कि सेम स्पीड से, यानी उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन कर रहा है सेम स्पीड से, सेम स्पीड से बिना कोई चेंज किए, तो हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कहेंगे? हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को कहेंगे बच्चा यूनिफॉर्म मोशन। कोई ऑब्जेक्ट जो कि सेम स्पीड से मोशन कर रहा है हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड चेंज हो रही है, मूव्स विथ चेंजिंग स्पीड, मूविंग विथ चेंजिंग स्पीड, मूविंग विथ चेंजिंग स्पीड,
मूविंग विथ चेंजिंग स्पीड, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है बट उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब है बच्चा एक समान, यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान, या हम कहें सेम सेम। यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान, सेम सेम। तो कोई ऑब्जेक्ट जो कि एक समान स्पीड से मोशन करता है, हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। An object moving in a straight line with a constant speed, constant का मतलब होता है बच्चा फिक्स्ड, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स। तो जब कोई ऑब्जेक्ट फिक्स स्पीड से मोशन करता है तो हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, if the speed of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform। I hope आपको समझ आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं बच्चा टाइम को कैसे मेजर किया जाता है। तो देखिए, पहले के जमाने के लोगों के पास घड़ियां नहीं होती थी, यानी जो दादा परदादा जो हुआ करते थे आज से 300 400 500 साल पहले लोग, उनके पास घड़ियां नहीं होती थी। फिर वो टाइम का कैसे पता लगाते थे? तो वो क्या करते थे, अपने एनवायरमेंट में, अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर ध्यान देते थे। और उन्होंने क्या देखा कि हमारे एनवायरमेंट में, हमारे एनवायरमेंट में, हमारे एनवायरमेंट में या हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं बच्चा जो कि रिपीट करते हैं अपने आप को, यानी उनके जो मोशंस हैं वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे उन्होंने एक घटना को नोटिस किया कि भाई रोज सुबह ये सन आता है और शाम के समय ये सन चला जाता है, यानी सन सेट हो जाता है, फिर वापस सनराइज होता है, फिर वापस सनसेट हो जाता है, फिर सनराइज, फिर सनसेट, यानी ये जो घटना है कंटिन्यूअसली अपने आप को रिपीट करती रहती है। फिर उन्होंने एक और घटना देखी कि जो हमारा मून है, जो चांद है, वो अपना साइज एक बार बड़ा होता है, फिर धीरे 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 उसका साइज छोटा होता जाता है, फिर वो गायब हो जाता है एक दिन, फिर वापस धीरे 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 उसका साइज बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और फिर से वापस उसका साइज बड़ा हो जाता है, फिर वापस छोटा 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 गायब, फिर बड़ा 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 बहुत बड़ा, फिर छोटा 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 गायब। यानी ये जो मून का साइज है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो जो पहले के जमाने के लोग थे वो क्या करते थे, इन रिपीटेड होने वाली नेचुरल घटनाओं पर ध्यान देते थे और इसके हिसाब से उन्होंने समय का पता लगता था। तो एक सनराइज से लेकर दूसरे सनराइज के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको हमने कहा एक दिन। एक फुल मून से दूसरे फुल मून, या मैं कहूं एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के बीच का जो समय है वो कहलाया एक महीना। और ऐसे ही 12 पूर्णिमाओं के बीच के समय को कहा गया 1 ईयर, या हम कहें कि अर्थ को सन के अराउंड पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको कहा गया 1 ईयर। पर ये तो बड़े बड़े टाइम इंटरवल हैं। अब हमको एक दिन से भी कम का समय जानना है, हमें 1 घंटे 1 मिनट और इवन सेकंड में भी टाइम को जानना है। तो उसके लिए फिर निर्माण हुआ, उसके लिए साइंटिस्टों ने बनाया क्लॉक। और क्लॉक बनाया तो उन्होंने क्या ध्यान में रखा कि भाई मोशन कैसा होना चाहिए, रिपीटेड मोशन होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट रिपीटेड मोशन कर रहा है तभी हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। और सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका सिंपल पेंडुलम, जो कि अपने मोशन को रिपीट करता है एक फिक्स्ड टाइम के साथ। तो सिंपल पेंडुलम का इस्तेमाल किया जाता है घड़ियों को बनाने में। और अब तो डिजिटल क्लॉक आ गई है तो उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि काफी कॉम्प्लेक्स होता है, बट सिंपल, सबसे सिंपल होता है एक सिंपल पेंडुलम। द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज रेदर कॉम्प्लेक्स बट ऑल ऑफ देम मेक uses of some periodic motion. One of most well known periodic motion is that of a simple pendulum. कोई भी घड़ी हो, चाहे कितनी भी मॉडर्न हो जाए, उसमें आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा पीरियोडिक मोशन का इस्तेमाल किया जाएगा टाइम को मेजर करने के लिए। क्योंकि देखिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, यानी उन सेकंड के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल है। फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट, 3 मिनट, यानी हर 1 मिनट बराबर होगा, कोई भी मिनट छोटा या कोई भी मिनट बड़ा नहीं होगा। यानी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पीरियोडिक मोशन कर रहा है और टाइम को मेजर कर रहा है, जिसका एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम भी नहीं थी, फिर तो सिंपल पेंडुलम भी नहीं थी, तो उससे पहले हुआ करती थी कुछ चीजें। यानी हमारे यहां इंडिया में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, दुनिया में अलग अलग घड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे इस्तेमाल किया जाता था इस का सन डायल, इसको कहते हैं बच्चा सन डायल। सन डायल का इस्तेमाल किया जाता है, दिल्ली के जंतर मंतर में है, जयपुर के जंतर मंतर में है। फिर एक वाटर क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता था, वाटर क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता था।
फिर आप लोगों ने ये देखा ही होगा सैंड क्लॉक, यानी दुनिया के अलग अलग जगहों पर इन घड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, सैंड क्लॉक का, वाटर क्लॉक का, सन डायल का, टाइम का पता लगाने के लिए। क्योंकि आपको पता है सन धीरे धीरे जैसे जैसे मूव करता है उसकी परछाई की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, और इसीलिए सन डायल बनाया गया, और सन डायल की परछाई को देख के घड़ी का एग्जैक्ट समय बताया जा सकता है। कभी आप अगर विजिट करते हैं जंतर मंतर तो वहां पर जाइएगा, वो आपको एग्जैक्ट टाइम मेजर कर देंगे। तो इन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हुआ करता था समय का पता लगाने के लिए, कब? जब हमारे पास घड़ियां नहीं हुआ करती थी। तो चलिए, ये तो बात हो गई, हमने स्पीड की कर ली, टाइम की कर ली, पर इनकी यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ टाइम। अब टाइम को मेजर करना है हमको, बड़ा टाइम भी मेजर करना है हमको, छोटा टाइम भी मेजर करना है, और छोटा टाइम भी मेजर करना है। तो टाइम को मेजर करने की जो यूनिट होती है बच्चा, वो होती है आर, यानी घंटे, मिनट, सेकंड। ये बेसिक यूनिट्स होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है टाइम को मेजर करने के लिए, और इनमें एक रिलेशन भी होता है, और वो ये होता है कि 1 आवर बराबर 60 मिनट्स, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ये कुछ बेसिक रिलेशन होता है। इसके अलावा बच्चा हमको यूनिट मेजर करनी है किसकी? स्पीड की। तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ स्पीड, देखिए यूनिट निकालने का बहुत सिंपल सा एक तरीका होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप क्या कर रहे हैं बच्चा? डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं किलोमीटर में, और टाइम को मेजर कर रहे हैं आर में। तो स्पीड की यूनिट आ गई किलोमीटर पर आर। आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं किलोमीटर में, टाइम को मेजर कर रहे हैं मिनट में, तो आपकी स्पीड हो गई किलोमीटर पर मिनट। आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं मीटर में, टाइम को मेजर कर रहे हैं सेकंड में, तो यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। तो स्पीड को मेजर करने की कुछ यूनिट्स होती हैं, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर सेकंड। इन यूनिट्स का इस्तेमाल करके हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं। ओके बच्चा लोग, चलिए अब ये तो बात हो गई हमारे स्पीड एंड टाइम की। अब हमारे पास बहुत सारा, ढेर सारा डेटा है। उस डेटा को मुझे अरेंज करके सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं ग्राफ का। ग्राफ मतलब किसी डेटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हम आसानी से किसी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े आसान से और बड़े सिंपल लैंग्वेज में, है ना। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा in a simple organized way. Pictorial representation of data in a simple organized way is known as ग्राफ। यहां पर जैसे मुझे स्पीड को रिप्रेजेंट करना है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को रिप्रेजेंट करना है बच्चा, तो स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा उस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और टाइम के बीच में। मैं वाई एक्सिस पर डिस्टेंस मेजर करूंगा, एक्स एक्सिस पर टाइम मेजर करूंगा, और मैं क्या करूंगा? एक टेबल बनाऊंगा कि जब समय जीरो, यानी जब हमारी कार स्टार्ट हो रही है उस समय हम टाइम ले रहे हैं जीरो। मैंने एक बार क्या किया, मैंने देखा कि कार स्टार्ट होने के आधे घंटे बाद, यानी 30 मिनट बाद, जो हमारी कार है उसने 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। फिर अगेन आधे घंटे बाद उसने जो डिस्टेंस कवर की वो हो गई है अब 40 किलोमीटर, कहां से? स्टार्टिंग पॉइंट से। फिर अगले आधे घंटे बाद उसने जो डिस्टेंस कवर की वो हो गई है 60 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी 30 मिनट में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की हमारी कार ने। अगले 30 मिनट में भी 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की हमारी कार ने, और फिर अगले 30 मिनट में भी 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की हमारी कार ने। और ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। जब मैंने इन पॉइंट्स को मिलाया तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिली। इस स्ट्रेट लाइन को कहा जाता है बच्चा स्लोप, और जो आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप होती है उससे हमको स्पीड के बारे में पता चलता है। अब ऐसे ही हम मल्टीपल ग्राफ्स प्लॉट करते हैं, अलग अलग टाइप के ग्राफ्स प्लॉट करते हैं, जैसे कि एक बार ग्राफ। आप लोगों ने कभी भी क्रिकेट मैच देखा होगा, आप लोगों ने कभी क्रिकेट मैच देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि हर ओवर के बाद डेटा रिप्रेजेंट करना होता है। डेटा का मतलब होता है बच्चा इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन जो कि हमको जानना है, जो हमको बताया जा रहा है, उसको हम डेटा कह रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हर एक ओवर के बाद क्या होता है, आपको बताया जाता है कि किस ओवर में कितने रन बने हैं। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट मैच के दौरान आपको इस टाइप का एक ग्राफ दिखाई देता है। उस ग्राफ में क्या हो रहा है? डेटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कैसे रिप्रेजेंट किया रहा है? तो देखो बच्चा, भाई पहले ओवर में 1 रन बने, यानी क्या हुआ? एक्स एक्सिस पर हम ओवर मेजर कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर रन।
पहले ओवर में 1 रन तो हमने एक ऐसा ब्लॉक बना दिया, दूसरे ओवर में 5 रन बने तो हमने एक बड़ा ब्लॉक बना दिया, तीसरे ओवर में 3 रन बने तो हमने एक ब्लॉक बना दिया, चौथे ओवर में कितने रन बने तो चौथे ओवर में 10 रन बने हैं, पांचवें ओवर में कितने रन बने, पांचवें ओवर में 2 रन बने हैं, छठवें ओवर में 6 रन बने हैं। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ को देख के आसानी से आप डेटा को पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है, एक आसान तरीका है किसी भी डेटा को पढ़ने समझने का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो एक होता है बार ग्राफ, फिर होता है बच्चा एक पाई चार्ट, इसे हम कहते हैं बच्चा पाई चार्ट। पाई चार्ट भी एक टाइप ऑफ ग्राफ होता है जिसका इस्तेमाल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे एनवायरनमेंट की, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस हैं, बट उन बहुत सारी गैसेस में जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो नाइट्रोजन का है, मैक्सिमम परसेंटेज नाइट्रोजन का है, लगभग 78%। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, एक पाई का जो शेप होता है ऐसा ले लिया, हमने इसको मान लिया ये 100% है। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में 75% जो गैस है वो क्या है, नाइट्रोजन है। तो मैंने क्या कर दिया, 75% इसका मेजर किया और इसको एक कलर से मैंने कलर कर दिया। अब ये जो सेम कलर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे एक गैस को, नाइट्रोजन को। तो आप देख सकते हैं ये पूरा कलर ग्रे कलर नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद जो दूसरी हमारे एटमॉस्फेयर में गैस है जिसका अमाउंट ज्यादा है वो है ऑक्सीजन। तो मैंने क्या कर दिया, एक और छोटा सा कट लगाया यहां पर और इसको मैंने दूसरे कलर से फिल कर दिया जो कि है आपकी ऑक्सीजन। तो देखो इस सर्किल का कुछ हिस्सा ऑक्सीजन रिप्रेजेंट कर रहा है और रिमेनिंग हिस्सा जो है वो अदर गैसेस रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पाई चार्ट के फॉर्म में। ठीक है बच्चा, इसके बाद आता है एक और ग्राफ जिसको हम कहते हैं लाइन ग्राफ, जिसको हम कहते हैं लाइन ग्राफ। जैसे कि मैंने वहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बताया था। तो आपको क्या है, एक्स एक्सिस पर एक डेटा लेना है, वाई एक्सिस पर एक डेटा लेना है और आपको जो कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं वो कॉमन पॉइंट्स मिलाते जाना है और आपको एक लाइन मिल जाएगी। यानी आपके पास एक टेबल होगी, आपके पास एक ऐसी टेबल होगी जिसमें क्या होगा, एक्स एक्सिस के कुछ पॉइंट होंगे, वाई के कुछ पॉइंट होंगे। एक्स के कुछ पॉइंट आ गए 2, वाई है 4, जब एक्स है आपका 5 तो वाई है 7, एक्स है आपका 8 तो वाई है 10। तो इस टाइप के कुछ आपके पास पॉइंट आ गए हैं। आप वो पॉइंट्स ग्राफ पेपर पर प्लॉट करो, ग्राफ पेपर पर आपको उन पॉइंट्स को प्लॉट करना है और आप उन पॉइंट्स को आपस में मिला दो। जब आप उन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चा, एक लाइन मिलेगी जो कि क्या कर रही है, उस डेटा को इस लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि देखो, जब बच्चा आपका पैदा हुआ तो उसका कुछ ना कुछ क्या है, वजन है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कुछ ना कुछ वजन है बच्चा। क्या है वजन, तो चलिए दिखाता हूं। थोड़ा सा पीछे हो गए थे हम, कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ दब गया था तो हम थोड़ा सा एक पेज 2-3 पेज पीछे आ गए थे। यहां पर देखो जरा ध्यान से, है ना। जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ वजन है। अब देखो बच्चा जब बड़ा हो रहा है, जब बच्चा 3 साल का हुआ तो उसका वेट हो गया है 10 kg। जब बच्चा होता है 5 साल का तो वो हो जाता है 15 किलो का। जब बच्चा 7 साल का होता है तो 20 किलो का हो गया। जब बच्चा 9 साल का होता है तो वो 22 किलो का हो गया। बच्चा 11 साल का होता है तो वो 30 किलो का हो गया। बच्चा 13 साल का होता है तो वो 32 किलो का हो गया। और जो बच्चे का मास है तो आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो आपने एक डेटा से बता दिया इस लाइन ग्राफ से कि जो जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसका जो मास है बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे बड़ा हो रहा है। तो यहां पर भी हमने क्या किया, एक डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया है ग्राफ के फॉर्म में। और इसी के साथ जो पूरा चैप्टर है हमारा मोशन एंड टाइम, उसमें हमने कवर कर लिया है। हमने मोशन पढ़ लिया, हमने टाइम एंड स्पीड पढ़ लिया, हमने देख लिया कि ग्राफ कैसे बनते हैं और ग्राफ की हेल्प से हम कैसे किसी डेटा को आसानी से पढ़ समझ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, लोग मिलेंगे फिर से जल्दी ही। टाटा बाय बाय, थैंक यू, लव यू वेरी मच, बाय बाय।